संजीवनी टीवी उन सभी महिलाओं को सुपर वुमन की उपाधि से सम्मानित करता है जो एक पूर्णकालिक गृहिणी होने के साथ साथ व्यवसायिक या सामाजिक या दोनों की जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निभाती हैं। नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं लीडर्स टॉक। लीडर्स टॉक में आज तक आपने जितने भी कार्यक्रम देखे उसमें एंटरप्रेन्योर, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन ये सब आए और उन्होंने अपनी लीडरशिप टिप्स दी आपको कि आप उनकी जीवनी से सीख सकें और आगे बढ़ सकें। आज इस कड़ी में, इस कार्यक्रम में हम आपके सामने किसी एंटरप्रेन्योर को, किसी बिजनेसमैन को, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को नहीं लेकर आ रहे हैं, बल्कि लेकर आ रहे हैं एक समाज सेविका को। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, मेरा ऐसा मानना है वो घर में भी आवश्यक होती हैं, बाहर भी आवश्यक होती हैं, किसी भी काम में आवश्यक होती हैं। और आज की तारीख में सोसाइटी में जो लोग काम करते हैं, सोसाइटी के लिए काम करते हैं, वहाँ भी लीडरशिप को मैनेज करना मैं समझता हूँ वो अपने आप में बड़ा चैलेंज है। एक तो ये चैलेंज है कि आप सोसाइटी के लिए काम करने के लिए अपने घर से बाहर निकल पाएँ, और उसके बाद जब बाहर निकल जाते हैं तो जब काम करना शुरू करते हैं तो लोग आपकी टांग खींचना भी शुरू कर देते हैं कि ये नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, इसको करने से क्या फ़ायदा होगा। और यदि आप उन सब के बावजूद अपनी जिद में कामयाब हो जाते हैं और आपके कार्यक्रम सफल होने लग जाते हैं तो फिर लोगों को लगता है कि ये काम तो मैं भी कर सकता था। खैर, आज हमारे साथ मौजूद हैं वर्षा गोयल जी। वर्षा गोयल आस एनजीओ की प्रेसिडेंट हैं, उसके साथ साथ वो स्वधा की फाउंडर मेंबर भी हैं, और एक और सामाजिक संस्था है महिलाओं की संचालिका, तो उसकी भी वे फाउंडर मेंबर हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे कि जो महिलाएं हैं, फीमेल्स हैं, ख़ासतौर से आप जब भी अगर महिलाओं की बात होती है ना, वीमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, लेकिन हम आज वीमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बात नहीं करेंगे क्योंकि जिनसे बात करने जा रहे हैं वो खुद ही इतनी एम्पावर्ड हैं। तो हम ये उनसे समझना चाहते हैं कि वह एक होम मेकर होते हुए कैसे उनके मन में जिज्ञासा जागी, कैसे उनके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा हुई कि वह सोसाइटी के लिए भी कुछ काम करें, और घर को और सोसाइटी के कामों को वो कैसे मैनेज करती, इन्हीं सब विषय पर हम बात करेंगे। वर्षा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वर्षा जी, सबसे पहले तो ये बताइए, जब हम बात करते हैं, महिलाओं की बात आती, हालांकि महिलाएं, हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं ना, आधी आबादी, देवी, ठीक है ना, किसी भी देवी के बिना किसी पुरुष का भी जन्म नहीं हो सकता, वो भी बेकार है, ठीक है, मतलब, लेकिन उस सब के बावजूद भी कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं वो हाशिए पर है। उनको मैं ये कभी भी नहीं कहता हूँ कि उनको एम्पावरमेंट की आवश्यकता है, उनको एम्पावर करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो मेरा अपना व्यक्तिगत राय है कि वो खुद एम्पावर्ड हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी देने की आवश्यकता है, उससे ज़्यादा उनको कुछ नहीं। उनको छूट देने की आवश्यकता है कि हाँ, आप जो काम करना चाहते हैं आप कर सकती हैं, ना कि उनकी टांग खींचें। तो जब आप होम मेकर थी, उसके बाद जब आपने आस की शुरुआत की, आरंभ किया, तो क्या आस का जो जन्म हुआ एकदम से हो गया, या उससे पहले आपने सोसाइटी के प्रति जो आपका प्रेम जागा कि नहीं, मुझे कुछ समाज के लिए भी करना है, वो कैसे जागा, हम जानना चाहते हैं। रविंद्र जी, जैसा कि आपने कहा कि ये समाज के लिए आपका प्रेम कैसे जागा या आपने कब सोचा, तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरा जो परिवार का माहौल था, जो मेरा मायका था, तो उसमें मेरे माता पिता दोनों में ये चीज़ थी, और ये चीज़ हमें विरासत में मिली थी मेरे पिता की तरफ से स्पेशली, क्योंकि मेरे पिता वो व्यक्ति थे कि जब वो अपने ऑफिस जाते थे तो रास्ते में ना जाने कितने लोगों की सहायता करते हुए चले जाते थे। तो ये हमें विरासत में मिला कि उन्होंने एक दो लाइन मैं बताना चाहूँगी जो उन्होंने हमेशा हमें बचपन से सिखाई कि अपना पेट तो जानवर भी भरता है। अपना पेट तो जानवर भी भरता है, बिल्कुल ठीक है। आप अगर इंसान हैं तो आप दूसरों के लिए भी कुछ करें। तो ये जो बचपन से हमें ये जो बात डाली गई, जो हमारे पिता ने हमारे अंदर डाली, उस चीज़ ने मुझे प्रेरित किया कि मैं सोसाइटी के लिए भी कुछ कर पाऊँ। और आपने कहा कि महिलाओं को आगे लाने के लिए या उनके अंदर जो टैलेंट है तो उनको पुश करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि इसकी जिम्मेदार शायद कहीं ना कहीं महिलाएं स्वयं हैं। इसका मैं कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम, तो मैं अपना ही उदाहरण देना चाहूँगी कि पिता के यहाँ हमारे बहुत खुला माहौल था,
हम दिल्ली यूनिवर्सिटी मैंने रिप्रेजेंट किया, वॉलीबॉल में दिल्ली स्टेट रिप्रेजेंट किया, बहुत स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में थी। लेकिन और खूब हमारे यहाँ राजनीतिक माहौल, डिस्कशंस चलते थे, मैच देखे जाते थे। लेकिन जब मेरी शादी होकर आई तो मैं एक बहुत कहूँगी कि उस समय, अब तो बहुत परिवर्तन हो गया, उस समय बड़ी रूढ़िवादी परिवार था वो, कंजर्वेटिव फैमिली थी। बहुत कंजर्वेटिव फैमिली थी, बहुत बड़ा परिवार था। पिता के घर में सबसे छोटी थी और यहाँ मैं सबसे बड़ी बहू बनकर आई, तो एक बड़ी बहू का जो टैग होता है ना, जिम्मेदारी बड़ी हो गई। हाँ, उसको शायद बड़ी बहू का टैग संभालना बड़ा मुश्किल था। वो होता है कि जैसे हमारा पहला जब बच्चा होता है तो हम उसको बहुत आदर्शवादी बनाने की कोशिश करते हैं, तो सेम चीज़ शायद मेरे साथ हो कि मैं पहली बहू थी, तो ये हुआ कि भाई ये अगर आदर्शवादी रहेंगी तो बाकी बहुएं भी हमारी बहुत आदर्शवादी ही बनेंगी। तो वो आदर्शवादिता का जो टैग ढोना, वो मैंने बहुत हमेशा मतलब एक मेरे उस पर लगा रहा। तो बहुत डिफरेंट माहौल था कि यहाँ पे कोई राजनीति के ऊपर डिस्कशन नहीं था, यहाँ कोई स्पोर्ट्स के ऊपर डिस्कशन नहीं था। यहाँ आप घर की बहू हैं तो आपका काम है कि समय पे खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना, और आप बस एक अच्छी गृहिणी बन के रहिए। लेकिन यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन था उसी पे मैं दोबारा आ रही हूँ कि लेकिन यहाँ पर ये था कि मैंने अपने सपनों को कभी नहीं मरने दिया। मैंने उन सपनों को तब भी जीवंत रखा कि नहीं, अभी मुझे अच्छी गृहिणी, अच्छी बहू, अच्छी पत्नी सब कुछ हूँ मैं, लेकिन साथ साथ कभी समय मिलेगा तो मैं सोसाइटी के लिए ज़रूर करूँगी। अच्छा, ये आपने शुरुआत से ही अपने अंदर जज्बा कायम रखा कि जब भी मौका मिलेगा तो मैं ये काम ज़रूर करूँगी। तो फिर वो मौका मिला कब? मौका मिलता नहीं है, मौका बनाना पड़ता है, मौका ढूंढना पड़ता है। और अगर आपने सपने देखे हैं तो आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको ही मेहनत करनी पड़ती है। आप दूसरे की आंख से सपने नहीं देख सकते, आप अपने सपने अपनी ही आंखों से देखेंगे। तो वो मौका मुझे मैं ये कहूँगी कि मिला शायद जब मेरे बच्चे 6-7 साल के थे, तब वो मौका मिला या मैंने ढूंढा, इसको आप कह सकते हो कि जब मैं बच्चों के स्कूल जाती थी तो मेरे को शायद शुरू से था कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे से शिक्षित होने चाहिए, मेरा एक फ़र्ज़ है मैं उनको अच्छी शिक्षा दूँ। तो मैं बहुत मेहनत करती थी उनके साथ, उन्हें पढ़ाना, कभी मैंने ट्यूशन्स नहीं लगाई, खुद ही बच्चों को पढ़ाना, घर में भी एक बहुत अच्छा वातावरण रखना। तो मैंने ये फ़ील किया कि जब मैं स्कूल जाती थी बच्चों के, तो बहुत दिल्ली के प्रतिष्ठित स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ते थे, तो वहाँ पे काफ़ी वर्किंग जो थी, कोई ऑफिसर्स, कोई CEO सब आते थे। तो कहीं ना कहीं होता था जब हम महिलाएं भी बैठी होती थी या टीचर से भी बात होती थी, आप क्या करती हैं? तो जब मैं कहती थी कि मैं हाउसवाइफ हूँ, तो सबको ये लगता था कि भाई हाउसवाइफ हैं तो कुछ भी नहीं करती होंगी। तो ये जो बात थी कि ये हाउसवाइफ हो, कुछ नहीं करती हैं, ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी बन गया कि नहीं, एक हाउसवाइफ है जो बहुत कुछ करती है। और इसीलिए मैंने उस चीज़ की वहाँ से शुरुआत करी। और उस दिन मैंने सोचा कि एक समय ऐसा आएगा जब मैं ये दिखाऊंगी कि एक हाउसवाइफ इस देश की, इस समाज की नींव है। हाउसवाइफ इस देश की, इस समाज की नींव है। देखिए, बिल्कुल आप सही बात कहते हैं कि हाउसवाइफ, होम मेकर के बिना अगर घर, मतलब आजकल की अगर महिलाओं की हम बात करें, वो घर भी संभाल रही हैं और साथ के साथ अगर वो बिज़नेस में हैं या जॉब में हैं तो वो भी संभालती हैं। मुझे कई बार ये लगता है कि, कई बार लगता है नहीं, सच्चाई, मैंने जैसे पहले ही कहा कि उनको एम्पावर करने की आवश्यकता नहीं, उनको सिर्फ लिबर्टी देने की आवश्यकता है कि वो काम कर सकें, ठीक है, उनको अपॉर्चुनिटी देने की आवश्यकता है। तो पुरुषों से ज़्यादा वो काम करती हैं। लेकिन जब आपने कहा कि उस समय जब आपके जो कहते हैं ना बच्चों के और पेरेंट्स थे वो आपसे पूछते थे, तब आपके दिमाग में क्या आया? तभी आया कि हाँ नहीं, मुझे कुछ इस तरह का काम शुरू करना चाहिए समाज के लिए, या अपने लिए बड़ी बहू के अलावा भी मैं कोई दूसरा टैग अपने लिए बनाऊं? बिल्कुल, मैंने कहा ना, मेरी परवरिश ऐसे हुई थी कि भाई हमें जहाँ पे सिखाया गया था कि लड़कियों की अपनी पहचान भी होनी चाहिए। मेरी अपनी बहनें बहुत अच्छी जॉब करती थी, मेरी अपनी भाभी जॉब करती थी, तो मेरे पिता ने हमारी परवरिश वैसे ही की। लेकिन उन्होंने ये भी सिखाया हमारे को कि आपकी एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए कि कल को अगर आपको बाहर की जिम्मेदारी संभालनी पड़े तो आप बहुत बखूबी संभाल सकती हैं। और उसी चीज़ ने मुझे प्रेरित किया कि अब जैसे जैसे मुझे लगता गया कि अब घर में जिम्मेदारी के साथ साथ मैं बाहर भी समाज के लिए भी कुछ कर सकती हूँ, तब मैंने अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करनी शुरू करी। और जैसे कि मैंने कहा कि मेरे दिमाग में था कि मुझे हाउसवाइफ के लिए कुछ करना है, क्योंकि मैंने अपनी मदर को देखा था, वो हाउसवाइफ थी, लेकिन मुझे लगता है कि वो किसी भी रूप में किसी से कम नहीं थी। और अब तो आप मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये मान लिया है कि हाउसवाइफ किसी से कम नहीं है।
हाउसवाइफ की अगर हम तनख्वाह अगर वो करते हैं निर्धारित, तो 50-60 हज़ार से नीचे उनकी तनख्वाह भी नहीं होती। तो और मेरे को ये कहते हुए वीरेंद्र जी बीच में बता रही हूँ, आपको बहुत खुशी है कि आस पहली संस्था थी भारतवर्ष में जिसने हाउस वाइफ्स के लिए आवाज़ अवार्ड्स उठाई। भी शुरू किए, मैं उस पर बाद में आता हूँ, बिल्कुल। पहले मैं और चीज़ें पूछता हूँ क्योंकि वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। वर्षा जी, जब आप हाउसवाइफ की बात करते हैं, होम मेकर्स की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, आपकी जो आस एनजीओ है वो आई थिंक एजुकेशन में बच्चों के लिए काम बिल्कुल। करती है, और आप मुझे बता रही थी कि भाई आपने ये सोचा कि भाई परसेंटेज तो इम्पॉर्टेंट है बट उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पर्सन। बिल्कुल। ठीक है, तो वो आइडिया आपको क्यों आया, कैसे आया, और उसके लिए आपकी संस्था ने क्या काम किया? देखिए, जैसे समय जैसे परिवर्तित होता है तो आपकी सोच परिवर्तित होती है। जब आस का 2005 में जन्म हुआ तो उस समय हमारे बच्चे छोटे थे, स्टूडेंट थे, तो मेरे आस इर्द गिर्द वही माहौल था। मैं बहुत सारे पेरेंट्स से मिलती थी, स्कूल जाती थी, और न्यूज़पेपर में यही हो रहा था कि आज बच्चों के 95% आए, इस स्कूल में एडमिशन नहीं मिला, उस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, बच्चों ने सुसाइड कर लिया। और अभी भी जैसे आप अभी पढ़ भी रहे चल रहा है हैं जी। कि कोटा में वो समस्या अभी भी बरकरार है, और पेरेंट्स का प्रेशर बढ़ रहा है। स्पेशली मिडिल क्लास के हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि वो जो नहीं कर पाया उसका बच्चा करे, और कहीं ना कहीं आज भी हमारी शिक्षा प्रणाली में नंबरों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो वो जो नंबरों का महत्व था वो पेरेंट्स के सिर पर इतना हावी हो जाता था कि हमें पता भी नहीं लगता था वो कब बच्चों के तनाव में आ जाता था। और उसमें शायद मैं भी भागीदार थी। मेरे को भी ये टारगेट रहता था मेरे बच्चों के कितने मार्क्स आएंगे, 95 आ गए तो एडमिशन नहीं होगा, 98%। जैसे कि मेरे को याद है अभी भी कि जब हमने छोटे वाले बेटे को कहा कि अगर तुम्हें श्री राम कॉलेज में एडमिशन लेना है तो तुम्हें 97-98% मार्क्स लाने ही पड़ेंगे, 96% मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। और मुझे आज भी याद है जब उसके 97% मार्क्स आए और उसको श्री राम कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला तो उसने मेरे को बोला था कि अब तो मैं इतने मार्क्स ले आया तो फिर मुझे एडमिशन क्यों नहीं मिला। तो उस माहौल को देखते हुए, उस समय की परिस्थिति को देखते हुए मुझे लगा कि हमें इस पर काम करना चाहिए कि आप इतना परसेंटेज के पीछे भाग रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं ये भूलते जा रहे हैं कि हमारे बच्चे परसेंटेज की रैट रेस का हिस्सा हो गए हैं। उनको हायर पर्सन बनाने की भी ज़रूरत है। हायर पर्सन बनाने की भी आवश्यकता है। बिल्कुल। और ये बात ठीक है कि हम नंबर के पीछे ही भागते रह जाएंगे। जैसे आपने कहा कि बच्चे को आपने बोला 96-97% नंबर आएंगे तो तुम्हें श्री राम कॉलेज में मिलेगा एडमिशन, और उसके बाद उस बच्चे के नंबर भी आ गए लेकिन एडमिशन फिर भी नहीं मिला। तो लगता है कि भाई किसी ने 98 की भी तैयारी कर ली होगी, किसी ने 99 की भी बिल्कुल। तैयारी कर ली होगी, तो हम पीछे रह गए। यानी कि जो आपने बात कही रैट रेस, आपकी जो आस है वो हेल्थ के ऊपर भी बहुत काम करती है। जैसे आप, मुझे याद है दिल की कार्यशाला, इस तरह से आपने कार्यक्रम किया, उसमें शायद लाखों लोगों को आपने अवेयर किया। तो वह ख्याल क्यों आया कि भाई आपको लोगों को अवेयर कर देने भर से इस बीमारी से हम कमी ला सकते हैं? देखिए रंजन जी, जैसे मैंने आपको बोला कि आस ने जब भी काम किए तो हमने परिस्थितियों को देखते हुए काम किया। जैसे जब उस टाइम हमारे बच्चे छोटे थे, स्टूडेंट्स का माहौल चल रहा था तो हमने उस पे काम किया। लेकिन ऐसे ही मुझे याद है कि हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे तो किसी ने बोला कि मुझे दिल में मतलब हार्ट में पेन हुआ, तो मैं डॉक्टर को दिखाने गया। तो यार लेकिन मेरे को ना डर लग रहा है कि वो छूटते ही कह देगा कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, आपका स्टंट डलेगा, एंजियो होगी। तो मैं डर के मारे जा नहीं रहा। तो मुझे लगा ये कोई समस्या का शायद समाधान नहीं है कि आप डर के मारे डॉक्टर के पास नहीं जा रहे। लेकिन उनकी सिचुएशन में मुझे ठीक लग रही थी। उन्हें ये लग रहा था कि मैं डॉक्टर के पास जाते ही शायद मेरा बहुत मोटा बिल बन जाएगा और पता नहीं मुझे किस चीज़ का सामना करना पड़े। तो हमने सोचा कि ऐसा क्या है, किस तरीके से लोगों के इस डर को दूर भगाया जाए, किस तरीके से लोगों के लाइफस्टाइल को ठीक किया जाए कि वो अपने हार्ट को लेके इतनी चिंतित ना हो। उस समय शायद हार्ट की, और आज के टाइम में भी, लेकिन आज शायद बाईपास और वो सब बहुत लोगों को इजी फिर भी हो गया है। आज से 20-30 साल पहले मुझे लगता है कि बाईपास होना अपने आप में एक बहुत बड़ी वो माना हाँ बिल्कुल, उपलब्धि मानी बिल्कुल जाती लगता था कि हाँ पता नहीं क्या हो गया। तो ये हमारा सौभाग्य था कि हमें उस दौरान डॉक्टर विमल छाजड़ मिले। तो उन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से वो लाइफस्टाइल को ठीक करके हार्ट के पेशेंट्स को ठीक करते हैं, और उसमें सिर्फ बहुत कम आर्थिक रूप से उनको वो करना पड़ता है, लेकिन छोटे छोटे टिप्स हैं जिसके थ्रू वो लोगों को ठीक करते हैं। तो यानी कि लाइफ स्टाइल अपनी ठीक कर लें, और वही क्योंकि इन डिजीज़ को कहा भी लाइफ स्टाइल डिजीज़ ही जाता है कि बिना घी तेल का खाना हाँ। कैसे खाना, और कि आपको स्टंट की और इसकी प्रॉब्लम ही नहीं आए। तो हमने डॉक्टर विमल छाजड़ के साथ बहुत अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए, कैंपेन किए, कैंप लगाए, सेमिनार्स किए,
तो उसकी वजह से लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ। बहुत। और जाहिर सी बात है, कई बार ये छोटी छोटी जो अवेयरनेस के प्रोग्राम्स होते हैं वो लोगों में बदलाव लेके आते हैं। हमारे कुछ वॉलंटियर्स ने तो घर घर जाके बिना घी तेल का खाना बनाना भी सिखाया कि जिस तरह से आपने कहा और आप लोगों ने शुरुआत करी कि भाई लोगों को अवेयर किया, तो इसमें आपने कहा कि भी खाना बनाना भी सिखाया। तो खाना बनाना कौन, डॉक्टर साहब सिखाते थे या उसके लिए आपने डाइटिशियंस रखे? डॉक्टर साहब जिनसे बनवाते थे, जो जब हम कैंप लगाते थे तो हम बिना घी तेल का खाना बनवाते थे और वहाँ लोगों को हम बताते थे कि बिना घी के हलवा कैसे बन सकता है, बिना घी के पकौड़ी कैसे बन सकती है। तो लोगों ने कहा कि भाई ये हमें सीखना है, तो उसके लिए मैंने कुकिंग क्लास अरेंज करी। डॉक्टर साहब ने अपने कुक को भेजा हमारे पास, तो हमने कुकिंग क्लास अरेंज करी, हमने लोगों को घर घर जाके खाना सिखाया। अच्छा, घर घर जाकर आपने सिखाया? बिल्कुल, हमारे कुछ वॉलंटियर्स ने तो लोगों को नॉन स्टिक बर्तन तक अपनी तरफ से गिफ्ट किए कि भाई तुम इनमें बनाओ। जैसे मैंने शुरुआत में बात कही थी अपने उद्बोधन में कि भाई जब आप आगे बढ़ जाते हैं और जब आपके कार्यक्रम सफल होने लग जाते हैं तो लोग क्रिटिसाइज़ करने भी आ जाते हैं। तो एक आपका जो सफल बड़ा बेंचमार्क, लैंडमार्क आपकी संस्था है क्या, हाउसवाइफ अवार्ड्स जो आपने किए थे, तो वह कार्यक्रम काफ़ी अच्छा खासा सफल भी था। थोड़ा सा पहले वो बताएं कि वो आइडिया आपके दिमाग में क्यों आया कि हाउसवाइफ को अवार्ड देने चाहिए एक, और हाउसवाइफ्स के जो अवार्ड्स दिए गए उसके लिए क्या पैरामीटर्स रखे गए, किन आधार पे उनको सेलेक्ट किया गया और कितने लोगों ने उस समय अप्लाई किया था? मैंने बताया कि मेरे को शुरू से ही था कि जब मेरे को लगा कि मेरे को अपनी पहचान ढूंढनी है, मैं क्या हूँ, और मुझे लगा कि हाउसवाइफ को पहचान क्यों नहीं मिल पाती। जब भाई किसी से पूछा जाता है भाई आपकी वाइफ क्या करती है, तो वो छूटते कहते हैं कुछ नहीं करती, घर में रहती है, या फिर उनका नाम क्या हो जाता है, मिसेस अरोड़ा, मिसेस चड्डा, मिसेस गुप्ता, मिसेस गोयल। तो कहीं ना कहीं हमारा शायद कुछ खोता चला जाता है और शायद हम इस चीज़ को पहचान भी नहीं पाते हैं। तो इसलिए मेरे को लगा कि नहीं, मुझे हाउसवाइफ्स के लिए कुछ करना है। तो मैंने हाउसवाइफ्स अवार्ड्स किए, क्योंकि मैं देखती हूँ बहुत सारी एंटरप्रेन्योर्स को, जैसे आपने शुरू में कहा, एंटरप्रेन्योर्स के अवार्ड हैं, डॉक्टर्स के अवार्ड हैं, टीचर्स के अवार्ड हैं, टीचर्स डे मनाया जाता है। तो मैं तो आज आपके कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहती हूँ, हाउसवाइफ डे मनाना चाहिए और इसकी आज शुरुआत करती है, और हम अपनी सरकार से भी अपील करेंगे कि वो हाउसवाइफ डे अनाउंस करें। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं हम हाउसवाइफ्स के लिए ऐसा करते हैं। और जैसे ही मेरे मन में ये आया तो नेचुरल है कि आपने जैसे कहा कि साथ में टांग खींचने वाले भी बहुत हैं, अरे कैसी बातें करते हो, कौन पूछता है, क्या कौन लगाएगा पैसा, कौन देगा पैसा, कैसी। मुझे लगा कि नहीं, मुझे करना तो है, और मैं जब चलूँगी तो कुछ लोग चलेंगे, कुछ लोग चले भी, कुछ ने टांग खींची तो कुछ लोग चले भी। मुझे आज भी याद है कि जब मैं पहली बार किसी कॉर्पोरेट हाउस के पास गई कि भाई मुझे ये प्रोग्राम करना है और आप मेरे साथ आइए, तो उन्होंने बोला ये तो हो ही नहीं सकता, आप कैसी बातें करते हैं, हम इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के लिए इतनी वो लोग पैसा देते हैं या मॉडल्स के लिए देते हैं, आपकी हाउस वाइफ्स के लिए पैसा देगा कौन, कोई मोटी होगी, कोई पतली होगी, क्या आप किसको रैंप पे चलाएंगी वर्षा जी, कौन उनके लिए साड़ी ड्रेसेस स्पॉन्सर करेगा, कोई नहीं करेगा। तो आज मैं उनको ये कह के तो वहाँ से निकली कि नहीं, ये प्रोग्राम तो होके रहेगा चाहे कुछ भी हो। और मुझे आज भी याद है कि मैं गाड़ी में बैठ के थोड़ी देर रोई। मैंने बोला ये क्या हुआ, क्या वाकई उस टाइम मुझे, जो मैंने आपको बताया कि वुमेन सशक्तिकरण की सिर्फ हम बात करते हैं, ये वो लोग हैं जो खूब बड़े बड़े लेख छाप देते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर, कॉन्फ्रेंसेस कर देते हैं, सेमिनार कर देते हैं, लेकिन जब वाकई में उनको एम्पावर करने की बात आती है तो वो पीछे हट जाते हैं। तो फिर लेकिन उसी टाइम मैंने अपने आप को संभाला कि नहीं, ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे मुझे अपने आप को साबित करना है। और उसमें मैं चाहूँगी कि वीरेंद्र ने मेरे को पूरा सहयोग दिया। वीरेंद्र ने मुझे बोला कि नहीं, तुम्हारे मन में है, तुम शुरुआत करो और तुम चलो आगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जैसे कहते हैं ना कि एक सफल व्यक्ति के पीछे एक सफल नारी का हाथ होता है, तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, एक सफल नारी के पीछे भी सफल व्यक्ति का हाथ होता है। और वीरेंद्र ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझा कि जब मैंने अपनी घर की जिम्मेदारियाँ बखूबी निभाई हैं, तो आज मेरा समय है कि मेरे को उनका साथ देना। बिल्कुल, ये वर्षा जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि भाई जिस तरह से एक सफल पुरुष के पीछे सफल नारी का हाथ होता है, तो आपको ये भी समझना चाहिए एक सफल नारी के पीछे एक सफल पुरुष का भी हाथ होता है। और दूसरी जो बड़ी बात यहाँ भी बातचीत में निकल के आई वो यह आई कि जब हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो विमेन एम्पावरमेंट की जो चर्चाएं होती हैं, सिर्फ चर्चाएं होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस में उसके लिए सेमिनार्स होते हैं, उसके लिए प्रोग्राम्स रखे जाते हैं और डिनर होते हैं, लंचेस होते हैं, लेकिन विमेन को एम्पावर जब करने की बात आती है, नारे भी लगाए जाते हैं बड़े बड़े, तो लेकिन जब एम्पावर करने की बात आती तो हम अपने हाथों को पीछे
खींच लेते हैं। तो इसके ऊपर भी समाज के लोगों को सोचना चाहिए कि सिर्फ यह विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार करने से बात नहीं बढ़ेगी, बल्कि उनको आगे लाना होगा, उनको मौका देना होगा, क्योंकि जब तक आप मौका नहीं देंगे तब तक ये खोखले नारे ही रहेंगे और उससे हमारा जो चरित्र है वह भी उजागर होता है। वर्षा जी, सर्विकल कैंसर के ऊपर भी आपकी संस्था बहुत काम करती है, अवेयरनेस भी करती है, टीके भी लगवाती है। आपको आज की तारीख में क्या लगता है कि सोसाइटी में सबसे ज़्यादा कौन से क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है? समाज को कहाँ आप जैसे संभ्रांत लोगों की आवश्यकता है कि उस क्षेत्र में वो काम करें जहाँ बदलाव होगा तो वो समाज के लिए भी अच्छा होगा और देश के लिए भी अच्छा होगा? देखिए, अगर यूँ तो मैं कहूँ तो हर क्षेत्र में बदलाव की ज़रूरत है, हर क्षेत्र में क्रांति की ज़रूरत है, हर क्षेत्र में काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये देश बहुत बड़ा है और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। जितनी ज़्यादा जनसंख्या है उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी हैं, अचीवमेंट्स हैं तो प्रॉब्लम्स भी हैं। तो मैंने ये गौर किया कि मैं पर्टिकुलर ये नहीं कहना चाहूँगी कि मैं चाहती हूँ कि इसी क्षेत्र में हो, लेकिन फिर भी मूल जो अगर जड़ है तो वो शिक्षा और स्वास्थ्य है। तो मुझे लगता है शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर हमें सबसे ज़्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि अगर व्यक्ति शिक्षित होता है तो वो अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखता है, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखता है, और वो अपनी हेल्थ पे देखिए आज आर्थिक रूप से भी शिक्षित व्यक्ति आर्थिक रूप से सक्षम होगा और स्वास्थ्य के लिए आर्थिक रूप से सक्षम होना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो ये कहूँगी कि हर व्यक्ति को शिक्षा और स्वास्थ्य इन दोनों क्षेत्रों के लिए तो ज़रूर काम करना चाहिए। अगर आप शिक्षित हैं, आप हेल्दी हैं, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल, जिस तरह से आपने शुरुआत में कहा था कि आपके पिताजी जो कहते थे कि भाई पेट तो अपना जानवर भी भर सकता है, इंसान वो है जो दूसरों के लिए भी ख्याल रखे, तो उसी तरह से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बिना विद्या के, बिना शिक्षा के मनुष्य जो है वो जानवर ही है। तो शिक्षा ज़रूरी है और शिक्षा अगर होगी तो उसका वो स्वावलंबन भी बढ़ेगा और उसका कैपेसिटी भी बढ़ेगी और अपने लिए काम भी, नौकरी भी अच्छी तलाश कर सकेगा और अपने रोज़गार भी अच्छे कर सकेगा। बिल्कुल रविंदर जी, शिक्षा कभी बेकार नहीं जाती। इसका मैं अपने एक व्यक्तिगत उदाहरण दूंगी आपको कि हमारी भाभी को मेरे पापा ने शादी के तुरंत बाद बीएड करवाया। तो सबने बोला कि अरे क्या ज़रूरत है, बहुत अच्छा सब कुछ था, मेरे ब्रदर की जॉब बहुत अच्छी थी, कि क्या ज़रूरत है, और शादी के तुरंत बाद कि नहीं। तो पापा का ये था कि नहीं, हर व्यक्ति में इतना स्किल ज़रूर होना चाहिए, बेटियों में स्पेशली, कि कभी व्यक्ति ज़रूरत पड़े ज़िंदगी में तो वो जॉब कर सके। तो लेकिन उस टाइम सब अगेंस्ट थे, इवन मेरे ब्रदर भी, मेरी भाभी भी, लेकिन पापा ने कहा नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने उनको बीएड कराया। और देखिए, विडम्बना कहिए इसको भाग्य की कि शादी के 10 साल बाद जब मेरे भाई नहीं रहे तो उसी बीएड ने मेरी भाभी को जॉब दिलाई टीचर की, और ज़िंदगी भर उन्होंने बड़े गर्व के साथ अध्यापिका का फ़र्ज निभाया। तो शिक्षा मुझे लगता है कि कभी व्यर्थ नहीं। तो यानी कि आपका कहना है कि अगर समाज में काम करना है तो सबसे ज़्यादा जो मेन फोकस है वो शिक्षा यानी कि एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर रखना चाहिए। अगर उस क्षेत्र में तरक्की हो गई तो हमारा देश और समाज बेहतर बनता जाएगा, बढ़ता जाएगा। हम बात कर रहे थे कि जो आपने कहा कि भाई चैलेंजेस आते हैं, लोगों ने अलग अलग तरह की बात करी, तो जब आपका हाउसवाइफ अवार्ड सुपर सक्सेसफुल रहा तो फिर उसके बाद जो लोगों की धारणाएं थीं, उसमें से कुछ लोग तो शायद ऐसे भी रहे होंगे कि जिन्होंने कहा होगा कि नहीं, अब ये काम तो मैं खुद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने क्या इस तरह के अवार्ड शुरू किए ऐसे? बिल्कुल, और मुझे कॉपी पेस्ट बिल्कुल एकदम, और बहुत बड़े ग्रुप्स ने ये काम को शुरू किया और उन्होंने कहा कि भी नहीं, हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें लगा कि हम अगर आज के साथ मिलकर करें तो हम अपना अलग भी कर सकते हैं। और उनके अंदर इतनी पावर थी कि उन्होंने किया, लेकिन वो कितना कंटिन्यू कर पाए ये मैं नहीं कह पाऊँगी, लेकिन उन्होंने इस काम की शुरुआत करी और बहुत लोगों को लगा कि भाई ये तो हमारे ही बलबूते था। लेकिन ये तो वर्षा जी, इसमें वो जो बलबूते वाली बात है, मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं रोल प्ले करता है। पैसा तो देखिए बहुतों के पास है, ठीक है ना, लेकिन जो पैशन होता है, जो जज्बा होता है आपका काम करने का, वो आपके पास है या नहीं? बिल्कुल। तो इस वजह से रह जाते हैं। तो इसमें जैसे जब भी आप काम करते हैं, आज की तारीख में आप एक अच्छी समाज सेविका हैं और सोसाइटी के लिए काम कर रही हैं, अभी क्या आपको लगता है कि सभी लोगों को साथ लेके चलने में
आप इतने वर्षों से काम कर रही हैं और बहुत सारे लोगों के साथ अभी भी वर्षों से जुड़ी होंगी, बट और सबका मतलब कहते हैं ना एक माइंडसेट भी ठीक होगा, वेवलेंथ भी मैच करती होगी, लेकिन उसके बावजूद भी क्या चैलेंजेस आते हैं? बिल्कुल आते हैं। और मुझे लगता है वो कि किस तरह के आते हैं? देखिए, आपने जो चैलेंज की बात कही, मुझे लगता है कि जब अगर आप जीवित हैं तो चुनौतियां हैं, अगर आप हैं ही नहीं तो फिर चुनौती किस बात की। कहते हैं ना कि दिल की धड़कन भी जब ऐसे ऐसे चलती है तो वो आपको जीवित होने का बताती है, जिस दिन वो सीधी चली जाती है तो आप मृत हैं। तो इसलिए चैलेंजेस तो आते ही हैं और आने भी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है चैलेंजेस आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, आपको अनुभव कराते हैं कि आपने क्या गलत किया, क्या सही किया। कई बार मैं जब असफल होती हूँ तो मैं विचलित हो जाती हूँ, तो ऐसे में मैंने देखा कि वीरेंद्र मेरे साथ को समझाते हैं कि नहीं, आप और कुछ सीखोगे, आप बहुत कुछ सीखते हो, आप बहुत कुछ निखरते हो। और भाई मैंने कुछ नहीं हुआ, अगर आप असफल हुए, फेलियर हुआ, तो कम से कम एक्सपीरियंस लेके तो गए, आपको ये तो पता लगा कि भाई आप असफल क्यों बिल्कुल, हुए। बिल्कुल क्योंकि जैसे वो आइंस्टीन ने कहा था, किसी ने पूछा भैया आप इसमें भी असफल हो गए, कहते हैं हाँ मुझे 10,000 तरीके पता हैं कि इससे ये जो है ना काम नहीं बनेगा, तो उनको तो मुझे करने की आवश्यकता नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल वर्षा जी, जैसे हम बात कर रहे हैं कि जो होम मेकर्स के लिए, ख़ासतौर से हाउस वाइफ्स के लिए जैसे आप बात कर रहे हैं कि अगर उन महिलाओं को आगे आना है, समाज के लिए कुछ करना है, सोसाइटी के लिए कुछ करना है, जो ख़ास तौर से जिनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जिनके पास टाइम है, सब कुछ है, लेकिन उनके पास समहाउ कहीं ना कहीं उनके पास कॉन्फिडेंस लैक कर जाता है कि मैं कैसे शुरू करूं। वो किसी को देख के एस्पायर तो करती हैं कि नहीं मुझे भी हो सकता है, मैं ऐसा मानता हूं कि आपको देख के आपकी सोसाइटी में आपकी जो सहेलियां हैं, कई सारी सहेलियों को ऐसा लगता हो कि नहीं नहीं मुझे भी वर्षा जैसा कुछ करना हो है या करना चाहती हूं, लेकिन कई बार हो सकता है उनकी खुद की हेजिटेशन हो कि मैं वर्षा से कैसे बात करूं या मैं किसी और से कैसे कहूं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए, मैंने आपको एक बात शुरू में कही कि खुद से प्यार करना ज़रूरी है। जब आप खुद से प्यार करेंगे तभी आप अपने अंदर विश्वास पैदा कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात तो मुझे लगता है कि झिझक कुछ नहीं होती है, हमारी अपनी बनाई हुई ही अड़चन है ये। अगर आप अपने घर वालों से बात करते हैं, अपने बच्चों से बात करते हैं, अपने हस्बैंड से बात करते हैं, ऐसे ही आप खुद से बात करने सीखिए। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ आपके लिए अच्छी है, और पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इतना समाज में लोगों से मिली हूँ और इतना मतलब लोगों को जानती हूँ, अभी बहुत परिवर्तन आ गया है समाज में। अभी शायद इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है कि आपको बहुत दबा के, आपको बहुत कुचल के, और स्पेशली शहरों में अपर मिडिल क्लास में तो है, बिल्कुल स्पेशली अपर मिडिल क्लास और मिडिल मिडिल क्लास क्लास में भी में ऐसी को। मैंने अभी एक आपको बात कही थी, जब हम किट्टीज़ के लिए समय निकाल सकते हैं, जब हम क्लब्स के लिए समय निकाल सकते हैं, तो हम खुद के लिए समय क्यों नहीं निकाल बिल्कुल, जब सकते? किटी के लिए निकाल सकते हैं, क्लब्स के लिए निकाल सकते हैं, हो सकता है कि उन्हें लगता हो कि ये समय भी हमारे लिए है, लेकिन वह समय क्या क्वालिटी टाइम है, ये भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, मुझे लगता है जो समय आप खुद को देते हो वो सबसे बड़ा क्वालिटी टाइम होता है, क्योंकि वो आपको सोचने के लिए मजबूर करता है। और ज़रूरी नहीं है कि हर काम हम समाज में नाम करने के लिए करें या लोगों में को दिखाने के लिए करें। कुछ काम आपको खुद की खुशी के लिए करने पड़ते हैं। जो आप खुद खुश होते हैं तब आप लोगों को खुश कर पाते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, मैंने एक बुक लिखी थी, खुद से दो बातें। खुद से दो बातें। बिल्कुल। तो मुझे किसी ने पूछा कि आपने ये किताब किसके लिए लिखी, तो मैंने बोला मैंने अपने लिए। बोले क्या मतलब? मैंने कहा मुझे अच्छा लगा, मैंने अपने लिए लिखी, और अगर और लोग इससे इंस्पायर हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मैंने खुद की खुशी के लिए लिखी है। और उसका जो टाइटल है वो मैं हर एक हाउसवाइफ को समर्पित करना चाहूँगी कि ज़िंदगी बेशक ज़माने को अता कर दीजिए, ज़िंदगी बेशक ज़माने को अता कर दीजिए, पर 2 घड़ी खुद के लिए भी वक्त होना चाहिए। 2 घड़ी खुद के लिए भी वक्त होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है कि अगर हम सिर्फ जमाने के लिए ही जीते जाएंगे तो हम अपने लिए कब जिएंगे, अपने लिए भी जीना आवश्यक है। और इसमें आजकल तो रविंदर जी ऑनलाइन का साधन इतना बढ़िया हो गया, आप 24 घंटे मोबाइल हर एक महिला के हाथ में होते हैं। आप खाना खाए ना खाए पर मोबाइल तो हर एक महिला के हाथ में होता है। उस पर व्हाट्सएप, इंस्टा, सोशल मीडिया, आजकल तो ये चीज़ें इतनी पावरफुल हो गई हैं कि हम ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, घर बैठे क्लासेस ले सकते हैं, घर बैठे अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं, घर बैठे बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं देखती हूँ छोटी छोटी अवेयरनेस की रील्स आजकल इतनी चली हुई हैं। तो आप अगर चाहें, सबसे बड़ी बात है चाहें, अगर आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, अगर चाहेंगे नहीं तो क्या करेंगे? तो वर्षा जी फिर तो जैसे खुदा भी आपके लिए कुछ फिर नहीं कर कोई सकता। कुछ नहीं कर सकता। वर्षा जी जैसे आपने कहा ना कि हम बात कर रहे थे कि भाई अगर कोई सोसाइटी के लिए काम करना चाहता हो, कोई आपसे एस्पायर होके, इंस्पायर होके जो है ना समाज सेविका बनना चाहता, लेकिन
जो लोअर मिडिल क्लास की फैमिलीज़ हैं, ठीक है ना, वो शायद हो सकता है उनको लगे कि नहीं मुझे तो अगर मैं कुछ करूं तो ऐसा कर लूं जिससे मैं घर के लिए दो पैसे और ऐड ऑन कर लूं, कंट्रीब्यूट कर लूं। तो मैं समझता हूं कि वह भी तो काम कर सकती हैं, घर बैठे भी काम कर सकती हैं। जैसे आपने कहा कि आज तो स्मार्टफोन की डिजिटल दुनिया हो गई, तो वो भी तो काम कर सकती। और जिन्होंने अब शिक्षा ली है तो उन्हें तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको अपनी स्किल पहचानने की ज़रूरत है कि उनको क्या अच्छा करना आता है, उनकी किस में पकड़ है, किस में कमांड है। जैसे आप पहले कह रही थी किसी को ड्राइंग बनाना आता है, किसी को बहुत अच्छी कुक हैं, किसी को निटिंग आती है। तो जो काम उनको आता है अगर वही काम वो डिजिटल मीडियम के माध्यम से भी सिखाना शुरू कर सकती, तो हो सकता है आने वाले दिनों में पहचान ही बन जाए और साथ के साथ दो पैसे भी आते रहें। बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैंने आपको कई लोगों का एग्जाम्पल दिया, हमारी अपनी हाउसवाइफ्स जो खुद योगा करती थी पर उन्हें लगता था वो बहुत अच्छा योगा करती हैं, उन्होंने धीरे धीरे योगा सिखाना शुरू किया। मैं आज देखती हूँ उनकी यूट्यूब पे इतनी क्लिप्स होती हैं। किसी को चैरिटी का शौक़ था, वो इतनी गरीब लड़कियों की शादी करवा रही हैं। तो मैंने ये देखा कि अगर आप अपने आप को पहचानते हो, आप धीरे करते हो, तो आपको पैसा भी भरपूर मिलता है। आप पैसा भी कमा सकते हो, आप अपना शौक़ भी पूरा कर सकते हो और आप अपनी पहचान भी बना सकते हो। अभी मैं किसी इंटरव्यू सुन रही थी कि उनको लोगों को शॉपिंग कराने का बड़ा शौक़ था, लोगों के साथ शॉपिंग कराने जाती थी। तो कहने लगी मुझे धीरे धीरे लगने लगा कि लोगों को मेरी चॉइस पे बहुत भरोसा है, लोगों को मेरी ख़रीदी हुई चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो मैंने अपना शॉप खोल ली छोटी सी। तो उन्होंने 10,000 के माल से काम शुरू किया। आज उनकी इतनी बड़ी बड़ी 2 शॉप्स हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है इस चीज़ में कि आप अपने आप को पहचानें कि आपको क्या अच्छा लगता है। बिल्कुल, आपको अपने आप को पहचानना चाहिए कि आपको क्या अच्छा लगता है और आपकी पकड़ किस में है, आपकी स्किल क्या है। और वो अगर आप दूसरे को देंगे तो उसके बदले में, जैसा आपने कहा, कि आप अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं। मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूँ वर्षा जी, कि जो हमारी महिलाएं, देखिए ये तो बात हो गई मेट्रो शहरों की, ठीक है ना, दिल्ली में है, मुंबई में है, बेंगलोर में है, यहाँ की लाइफ बड़ी डिफरेंट है। लेकिन वहाँ की लाइफ, उन महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे नहीं पता कि ये इंटरव्यू उन तक पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा, वो देखेंगे या नहीं देखेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ जो इंटरव्यू देख रहे हों और जो वहाँ तक ये पहुँचा सकते हों, जो इस मुहिम को आगे ले जा सकते हों गाँव की रूरल महिलाओं तक, तो उन महिलाओं के लिए क्या होना चाहिए? क्योंकि उनकी तो दुनिया उसके बाहर है ही नहीं। मुझे नहीं लगता कि शायद वो साल में भी 2 बार या 4 बार भी वो घर से बाहर निकल पाती होंगी। उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? और आप जैसी जो समाज सेविकाएँ हैं या जो समाज सेवक हैं, वो अगर बदलाव लाना चाहें इसमें, तो वो कैसे काम कर सकते हैं? देखिए, अभी जैसे मैंने कहा कि आजकल हमारा सोशल मीडिया इतना पावरफुल हो गया है। हमारी सरकार कहती है कि भाई घर घर में वो डिजिटल इसीलिए बेचारी कि हर व्यक्ति को पता लगे कि वो क्या कर सकता है, कहाँ तक पहुँच सकता है। तो हमारी जो दूर दराज ग्रामीण महिलाएं हैं, तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि वो भी अपने आप को पहचानें। आजकल तो डिजिटल ने इतना नज़दीक कर दिया कि दूरियाँ मिट गई हैं, शहरों और गाँवों की दूरी बहुत मिट गई है। आप ये देखिए कि आज जिस ऑर्गेनिक के लिए हम भागते हैं, जिस हाथ से कुटे हुए मसालों के लिए हम भागते हैं, आज अगर कोई मेरे को बाज़ार में मसाला 100 रुपये किलो मिल रहा है और अगर मुझे पता लगे कि ये हाथ का कुटा हुआ मसाला 150 रुपये में मिल रहा है, तो मैं वो 150 रुपये वाला लेना ज़्यादा उसको वो दूंगी। अभी हम लोगों ने गाय, मेरी किसी ने गाय दान की, तो मैंने वहाँ देखा कि बहुत सारी महिलाएँ आई हुई थी। तो उन्होंने अभी होली पे जो गाय के उपले जलते हैं, तो उन्होंने उसी का कारोबार शुरू कर रखा था। वो तो ग्रामीण महिलाएँ थी, किसी ने अपनी गाय के दूध बेचने का काम शुरू कर रखा था। तो ग्रामीण महिलाओं के पास इतना सब कुछ है कि अगर वो चाहें, वो तो चाहें, बट उनको पता नहीं है ना कि उनके पास पावर क्या है, उनके पास शक्ति क्या है। उसके लिए तो आप जैसे लोगों को उन तक पहुंचना होगा ना, उनको बताना पड़ेगा ना। बिल्कुल रविंदर जी, उनकी शक्तियों को जगाना पड़ेगा ना। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि मैं भी हमेशा बात कहती हूँ ये बात कि जब नारी सशक्तिकरण की बात होती है तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हम कब शहरों से गांव में जाएंगे। असली नारी सशक्तिकरण की ज़रूरत गांवों में है। गांव की महिलाओं को, गांव की बेटियों को ये समझाने की बहुत ज़रूरत है कि आपके पास जो है उससे भी आप बहुत कुछ कर सकती हो। ज़रूरी नहीं है कि अब आप सोचो अरे मैं 60 साल की हो गई अब मैं क्या कर सकती हूँ, 65 साल की हो गई अब मैं क्या कर सकती हूँ। अभी हमने जब अपना वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड किया था, तो हमने बिहार से महिला बुलाई थी, किसान चाची, जिनको अभी पद्मश्री भी मिला था। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात मुझे बोली कि मैंने कहा आपने कैसे शुरू किया ये ऑर्गेनिक खेती? तो बोली हमें तो कुछ नहीं पता था, हम तोरी और घिया उगा रहे थे, तो हमारे आसपास कहते थे चाची आपकी तोरी घिया तो बहुत मीठी होती है।
बहुत इसमें स्वाद आता है। तो हमने बोला कि भाई हम तो ऐसे ऐसे करके खाद डालते हैं। तो धीरे धीरे लोग हमसे सीखने आने लगे और आप विश्वास नहीं मानेंगे, आज वो अपने ही गांव में क्या पूरे देश में किसान चाची के नाम से मशहूर है। चाची। तो आज किसान चाची जैसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनसे ग्रामीण महिलाएं इंस्पायर प्रेरित हो सकती हैं। बट बात वही आती, बार बार हो सकती हैं लेकिन उन तक वो चीज़ें पहुंचती नहीं हैं। तो वो पहुंचाने के लिए तो एक संगठन बनाना चाहिए, होगा संगठन बहुत सारे हैं, लेकिन उनको एम्पावर करने के लिए मुझे लगता है पहुंच नहीं पाते हैं लोग। क्योंकि आपको पता ही है कि जैसे हम लोगों ने बुंदेलखंड में कुछ गांव अडॉप्ट किए हैं, तो वहाँ की महिलाओं को जब हम वहाँ पहुँचे, वहाँ पे हमने सैनिटरी नैपकिन्स डिस्ट्रीब्यूट किए। तो जब हम उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे तो जो वहाँ के मेल्स थे, पुरुष थे, वो उसको ले रहे थे, वो भी लेने लग गए। तो हमें बताना पड़ा, क्योंकि हमारे साथ वहाँ पे कोई फीमेल वॉलंटियर नहीं गई हुई थी कि बता सके। तो हमने उसको बताया कि भाई, हमने कहा हो सकता है किसी ने टीवी में इसका ऐड देखा हो, कुछ किया होगा, किसी को तो जानकारी होगी। तो हमने उठा के पूछा, हमने कहा भाई इसमें किस बच्ची को इसके बारे में पता है। तो एक बच्ची ने हाथ उठाया। तो हमने कहा बेटा तुम इनको सबको बताओ। तो जो बात आप कह रही हैं ना, उनको तो भी सैनिटरी नैपकिन से बड़ी दूर हैं, अनजान हैं। तो वहाँ तक पहुँचना मैं समझता हूँ, आप जैसे लोग अगर संगठित हों और इतनी बड़ी आपके पास टीम ऑलरेडी है, इतनी अलग अलग क्लब्स में आप जुड़ी हुई हैं संस्थाओं के साथ में, तो अगर उनको आप इंस्पायर करें कि वो गाँवों तक पहुँचें, तो मैं समझता हूँ ये महिलाओं की सशक्तिकरण की जो बात है वो वास्तव में पूरी होती हुई दिखेगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और इस बारे में हम विचार कर रहे हैं। अब आपको मैं क्या कहूँ, मिसेस गोयल कहूँ या वर्षा गोयल कहूँ? नहीं, क्योंकि आपने कहा ना कि मैं तो मिसेस गोयल में ही खोती चली जा रही थी, लेकिन अब शायद जो है ना आपकी पहचान वर्षा गोयल के नाम से भी होने लग गई है। बिल्कुल, मेरे को दोनों ही पहचान में खुशी है। वर्षा गोयल अपना अलग स्थान रखती है, मिसेस गोयल अपना अलग स्थान रखती है। और आपको एक मैं बहुत बढ़िया बात बताना चाहूँगी कि मेरे से अक्सर लोग पूछते हैं कि भाई क्या परिवर्तन आया। तो मैं आपको बताती हूँ कि परिवर्तन ये आया कि पहले वीरेंद्र कहते थे कि ये मेरी वाइफ मिसेस गोयल, और अब अक्सर वो अपना परिचय कई बार देते हैं कि मैं वर्षापति वाह, क्या बात है, वर्षापति वीरेंद्र। तो ये परिवर्तन आया और ये तो बड़ा परिवर्तन है। बिल्कुल बड़ा परिवर्तन है। वर्षा जी, चलते चलते एक लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, संदेश लेना चाहता हूँ, रादर कहूँ क्वेश्चन तो नहीं, कि जो आने वाली, आपने जो हाउस वाइफ हैं, हाउस मेकर्स हैं, उनको तो आपने एड्रेस किया ही किया, लेकिन जो वो बच्चियाँ या जो वो युवतियाँ जो आने वाले समय में साल भर बाद, 2 साल बाद, 6 महीने बाद, 2 महीने बाद जो इस डिजिग्नेशन में प्रवेश करने वाली हैं या उस डिजिग्नेशन को पाने वाली हैं, यानी कि हाउसवाइफ बनने वाली हैं, हाउस मेकर बनने वाली हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं उन्हें बधाई दूंगी कि वो हाउस वाइफ बन रही हैं, होम मेकर बन रही हैं। तो उससे हाउस वाइफ और होम मेकर बनने का मतलब ये नहीं है कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। मैं कई बार हाउस वाइफ से पूछती हूँ और कैसे चल रहा था, उनको मैं कहती हूँ, जैसे आपने कहा कि आप उनको कैसे प्रेरित कर सकते हैं। तो जब मैं हाउस वाइफ को प्रेरित करती हूँ, मोटिवेट करती हूँ कि नहीं आप ये काम शुरू कर सकते हैं, आप ये एक्टिंग कर सकते हैं, आप ये पेंटिंग कर सकते हैं, तो वो कहती है अरे वर्षा जी कट गई। तो मेरे को हैरानी होती, कहाँ से कटी भाई, कहाँ से खून निकलना बाकी है। तो कटना कुछ नहीं होता, ज़िंदगी को हंसी खुशी बिताना है आपको। तो इसलिए मैं आने वाली हाउस वाइफ को यही संदेश देना चाहती हूँ कि वो हाउस वाइफ की ज़िंदगी को हंसी खुशी जिए, लेकिन साथ में अपने विश्वास को, अपने स्किल को भी बरकरार रखें और अपनी आँखों के सपनों को जीवंत रखें, और जब मौका मिले उन सपनों को पूरा करें। अपनी आंखें बंद कर लेने से, वो कहते हैं ना कबूतर की आंख बंद कर लेने से बिल्ली चली नहीं जाती। तो आपकी आंखें बंद कर लेने से आप अच्छे हाउसवाइफ नहीं बनोगे, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि जब अगर आप अपने सपने ज़िंदा रखते हो, अपने सपनों को जीते हो, तो आप अपने बच्चों की परवरिश भी बहुत बेहतरीन करते हो, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर है वही कॉन्फिडेंस आप उनके अंदर है। यानी कि जो लीडरशिप है ना, वो आपके अंदर जन्म लेने लग जाती है, और वो लीडरशिप सिर्फ पिता से ही नहीं, माँ से भी बच्चे में प्रवेश करती है। बिल्कुल करती है, क्योंकि हमने अपनी मदर को हमेशा देखा कि उन्होंने कभी ज़िंदगी में हिम्मत नहीं हारी। हर तरीके से, चाहे वो रिश्तेदारों का बैलेंस हो, चाहे बाहर का बैलेंस हो, उन्होंने बहुत बखूबी उसको निभाया, और मैंने कभी उनके माथे पे कोई शिकन नहीं देखी। तो मुझे लगता है कि अगर आप एक अच्छी हाउसवाइफ हैं तो आपके बच्चों की परवरिश भी अच्छी होगी, आपके घर का आसपास का माहौल भी अच्छा रहेगा, लेकिन साथ में आपका भी अच्छा रहना बहुत ज़रूरी है। आपका अच्छा रहना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जब तक आप अच्छे नहीं होंगे तब तक आप दूसरों के लिए अच्छा नहीं सोच सकते। वर्षा जी, आप
आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आज आप समाज के लिए, आपकी संस्था समाज के लिए जिस तरह से काम कर रही है, मैं चाहता हूं उसकी थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएं और रूरल एरियाज़ तक भी पहुंचें, तो हमें भी बड़ा गर्व होगा। बहुत बहुत धन्यवाद रविंदर जी। बस चलते चलते मैं हाउस वाइफ्स के लिए कहना चाहूँगी कि माना कि हम बहुतों से बेहतर नहीं, माना कि हम बहुतों से बेहतर नहीं, पर हमारी क्षमता किसी से भी कमतर नहीं। हम हिले तो हिल पड़ेंगे, हो गगनचुंबी कलश। नींव के पत्थर हैं हम, राह के पत्थर नहीं। नींव के पत्थर हैं हम, राह के पत्थर नहीं। बहुत खूब। दोस्तों, जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और ख़ास तौर से जो महिलाएं इस कार्यक्रम को देख रही हैं, जिस तरह से वर्षा जी ने कहा कि कट रही है, काटिए मत, जिए अपनी ज़िंदगी, क्योंकि कट तो सभी की जाती है। आप कुछ नहीं करेंगे तो भी कट जाएगी, लेकिन जब अपनी ज़िंदगी को आप जिएंगे तो आपको अपने अंदर जो एक नई ऊर्जा का संचार पैदा होगा ना, उसकी जो खुशी होगी उसकी बात ही कुछ अलग होगी। और कोई भी उम्र किसी भी काम के शुरुआत के लिए बड़ी या छोटी नहीं होती है। KFC के जो फाउंडर हैं, उन्होंने अपना KFC का जो ये बिज़नेस शुरू किया था 65 वर्ष की आयु में शुरू किया था। आप सोचिए, यदि वो सोचते कि अब तो मैंने कट गई है, अब तो मैं सीनियर सिटीजन से भी 5 साल ऊपर निकल आया हूँ, तो आज शायद हम KFC को नहीं सुनते, नहीं देखते। तो आइए मिलके, अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास समय है, आपके पास टाइम है, आपके पास संसाधन है, तो क्यों ना हम समाज के लिए कुछ बेहतर करें। और जब आप समाज के लिए बेहतर करेंगे तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से वर्षा जी ने कहा कि जब हम ठीक होंगे, हम अच्छे होंगे, तो हमारा घर अच्छा होगा, हमारा समाज अच्छा होगा, हमारा शहर अच्छा होगा और हमारा देश भी बेहतर बनेगा। अगर आपके कोई भी प्रश्न हैं और यदि आपने भी कुछ जीवन में अचीव किया है, तो आप हमें जो ईमेल आईडी यहाँ पे आ रहा है उस पर आप अपना संक्षिप्त सा विवरण लिख भेजें और हम आपको जरूर कांटेक्ट करेंगे। धन्यवाद, नमस्ते। यदि आप भी एक ऐसी असीमित शक्तियों से युक्त महिला हैं, तो अपनी तस्वीर, नाम और काम की जानकारी 8860272727 पर व्हाट्सएप करें। हम आपकी कहानी को अपने पोर्टल पर प्रदर्शित करेंगे और आपको सुपर वुमन की उपाधि से सम्मानित करेंगे। आइए सभी महिलाएं एक दूसरे को प्रेरित करें और समाज को दिखाएं कि महिलाएं अबला नहीं हैं, बल्कि सबला हैं।